नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें और काफी दिनों से वेट करें एग्जाम किसी भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई RSM SSB ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छी वैकेंसी है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं या कोई 10th पास है, आगे हायर स्टडी नहीं कर पाए किसी न किसी कारणवश से। तो उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं लेकिन आगे हायर स्टडी में नहीं जा पाए, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा एक गोल्डन चांस है, अच्छा मौका है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है कि भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये कब की बात है? यह 6 अक्टूबर 2023 की। वैकेंसी क्या है? पशु परिचर की वैकेंसी है, एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी है। हम बात करेंगे सारी, क्या इसकी काम रहेगा, क्या इसका पे स्केल रहेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, है ना, हम कैसे इसको भर सकते हैं, सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो लगातार बने रहिएगा। तो हम देखेंगे पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का काम क्या होगा। एनिमल अटेंडेंट का, जैसा कि जब ये पोस्ट क्रिएट की गई थी रिसेंटली, तब उसमें उसके बारे में बताया गया था कि भाई इसका काम है कि जो विभाग की, यानी एक्चुअल में इसका विभाग होगा वो पशुपालन विभाग राजस्थान होगा। क्या होगा भाई? ये पशुपालन विभाग राजस्थान की है। और स्पेशली इसका काम है योजनाओं का विस्तार करना, उनको बताना, लोगों तक, आम जन तक इसकी पहुंच बनाना। ठीक है। तो यहां पर डिपार्टमेंट यानी एग्जाम कौन करा रहा है? RSM SSB। डिपार्टमेंट कौन सा है? पशुपालन विभाग राजस्थान है। किस ग्रेड की है? ये आपकी 4th ग्रेड की जॉब है। ठीक है। यहां पर बोला भी गया है कि पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपने देखा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP है उसके लिए 5281 पद है और TSP के लिए 653 पद है। टोटल पद है 5934 यानी 5934, यानी लगभग आप इसको 6000 मान सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आपसे बोला कि ऑनलाइन फॉर्म आप इसका भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म के लिए जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली जो लोग फॉर्म भरते आ रहे हैं, RS का भी फॉर्म भरा होगा, आपने अदर एग्जाम इससे पहले भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो आपको पता होगा कि इसका पैटर्न क्या है। जो नहीं पता उन लोगों के लिए बता देता हूँ, स्पेशली क्योंकि देखिए इसकी क्वालिफिकेशन 10th है। जो 10th एग्जाम दे रहा है वो भी इसको फिल कर सकता है। क्यों फिल कर सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो लोग क्या करें? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है यहां पर आप जाइएगा और अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिएगा। ठीक है। rssb.rajasthan.gov.in पर आप जाओगे, वहां पर अप्लाई ओनली लिंक करोगे तो आप किस में SSO-rajasthan.gov.in पर चले जाओगे, या आप राज SSO करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो यहां से आप इसमें एक वेबसाइट पे चले जाओगे जहां पर SSO ID बनानी है आपको खुद की। जिन लोगों ने बना रखी है, अपनी डिटेल फिल कर रखी है, फीस नहीं अगर पे कर रखी तो उन लोगों को फीस वहां पर फी पे करनी है, अपनी डिटेल चेक कर ले। और जिन लोगों ने OTR नहीं करवा रखा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, तो एक बार आपको अपनी जो डिटेल है वो वहां पर देनी होगी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर वो आपको पूछे तो वो अपलोड करने होंगे। OTP वगैरह आएगी, है ना, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिन पर OTP आपका आता है, आधार वगैरह का। तो उसके बाद में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, यानी एक बार आपको भरना है। ये डिटेल आपकी हमेशा के लिए वहां पर पड़ी रहेगी जब तक आप इसमें करेक्शन ना करो। उसके बाद में आपने देखा कि सर ये करेक्शन कर लिया, अब क्या करना है? ये करने के बाद में आपको वहां पर एक यूनिक जो ID मिल जाएगी, रजिस्टर्ड OTR जो नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको पता है कि इन्होंने 3 कैटेगरी में वहां पर डिवाइड कर रखा है, स्पेशली 2 ही कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। कैसे? एक UR में, ठीक है, जो अनरिजर्व है, जैसे सामान्य वर्ग है, क्रीम लेयर में जो आते हैं, उनको 600 रुपए पे करना होगा OTR के टाइम। और जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व में मतलब जिसको भी रिजर्वेशन मिल रखा है या अदर जो दिव्यांगजन वगैरह, उन सबको कितना पे करना है? 400 रुपए पे करना है। ध्यान में रखना, जब भी आप OTR करो तो ये चीज ध्यान में रखोगे, जिनका रिजर्वेशन वगैरह है जो सामान्य में या क्रीम लेयर में आता है वो UR में अनरिजर्व में भरेंगे, और जिनके पास में नॉन क्रीम लेयर या EWS SC ST इनमें जो आते हैं वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी में भरेंगे। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गलती से वहां पर कर देते हैं, उसके बाद में हमें पता नहीं होता, फिर परेशान होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हो कि भी किस तरीके से जो पोस्ट है अलग अलग इन्होंने बता रखी है कि सामान्य की इतनी है, उसमें महिला की इतनी है, सारी इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है।
और जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विस मैन है, और उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके लिए स्पेशली 12.5% का यहाँ पर कोटा है, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। क्लियर। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे। ओके। और आगे हमने देखा कि हाँ, जो प्लेयर्स है, जो खिलाड़ी वगैरह है, उनके लिए यहाँ पर कितना है, 2% का कोटा बता रखा है। ठीक है, 2% का कोटा रहेगा। जो प्लेयर्स है उनके लिए 2% का कोटा रहेगा। क्लियर है, ये ध्यान में रखें भाई। आगे हमने देखा कि भाई अब वेबसाइट देख चुके हैं हम, RSMSSB पर, वहां जाके इसको देख सकते हो। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे, है ना। चलिए, इसमें हमने देखा कि भाई स्पेशली यहाँ पर इनकी बात हो गई है। और अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्लियर है, क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। अब 10th जो एग्जाम पास कर लिया या जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है वो इसको दे सकता है। दूसरी लाइन है कि आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, देवनागरी का, राजस्थान की संस्कृति का, वो हम पेपर में संस्कृति का ज्ञान देख लेंगे। ठीक है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, ध्यान में रखना, या सम्मिलित तो हो रहा है, यानी कोई कह रहा है कि साहब मैं तो 10th में हूं, है ना, अब क्या करूं। तो अगर आप सम्मिलित हो रहे हो या उपस्थित हो रहे हो तो इन नियमों को लिखते ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि मुख्य परीक्षा में पहले आपको जहां लिखित और साक्षात्कार के 2 चरणों में चयन किया जाता है। ठीक है, या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, तो ये वाली कैटेगरी है, क्योंकि इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू लेंगे तो आपको साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, पहले आपको बताना होगा कि साहब मैं पास हो गया। तो आपको पता है जो एग्जाम का जो टाइम है, यहाँ पर बोला है कि समुचित चयन एजेंसी जो अर्हता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन, लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आपको यह बताना होगा कि इसमें जो हमने रिटन एग्जाम है इससे ठीक पहले हमने 10th पास कर ली है, ये आपको वहां पर बताना होगा, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट 10th का एग्जाम अभी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से बोल रखा है, हालांकि इन्होंने ऊपर मेंशन भी कर रखा है कि भाई हम इसमें इंटरव्यू भी लेंगे और रिटर्न भी लेंगे। ठीक है, दोनों चीजें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है, आगे मैं दिखा दूंगा, है ना। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखना। तो फिलहाल इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि समुचित चयन एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको लिखित परीक्षा से पहले आपको बतानी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना भैया आप लोग। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपयोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता परीक्षा अंतिम वर्ष में प्रयोग जो प्रवेश ले चुके हैं, है ना। भाई आप जैसे इसका जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको एडमिशन लेना है 10th क्लास में। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम की जो डेट है उससे पहले पहले आपको पास करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम भी आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद में 10th में आप एडमिशन ले रहे हो, तब आप इसके पात्र नहीं होंगे, अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ, 1 जनवरी 2024 आपकी कट ऑफ डेट है, उसमें हमने ये देखा है कि 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल की बात करें। उसके बाद में अधिक जो और छूट इन्होंने दे रखी है, जैसा कि अलग अलग आपको पता है रिजर्वेशन कैटेगरी में है, उस हिसाब से सबको अलग अलग छूट दे रखी है। ठीक है, और महिलाओं को जो OBC SC ST EWS उनसे जो आते हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी, उनको 10% की छूट, 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट रहेगी। अनुसूचित जाति OBC और जो भी अपने अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान में रखना आप। तो कुछ चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब पेंशन वगैरह, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पेंशन वगैरह है, वो स्कीम आपको लागू होगी, वो मिलेगा आपको। उसके बाद में आपको विवाह पंजीयन वो दिखाना होगा। जब भी हम ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम कुछ हमें प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं, उनमें भी ये भी आपका प्रमाण पत्र रहेगा। आवेदन का जो अवधि है वो क्या है, वो 13 अक्टूबर से लेकर आपको 11 नवंबर 2023 तक रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के 13 तारीख को ही आप इसमें आवेदन कर देना और फिर उसके बाद में आप पढ़ाई में लग जाना। ठीक है, चलिए। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई जो आवेदन है वो टाइम से कर दें, अंतिम तिथि का वेट ना करें।
परीक्षा के माह और दिनांक की बात करें तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल से जून के बीच में करवाएंगे। आपको पता है अप्रैल और मई के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये बात करूं तो ये जून के अंदर आपका पेपर होना है। ठीक है, अब जून के अंदर पेपर होना है या मई लास्ट या जून के अंदर जब ये पेपर होगा, तो इसका मतलब जो 10th का एग्जाम दिया उनका रिजल्ट भी तब तक आ चुका होगा। तो रिजल्ट आ चुका होगा तो इसका मतलब भाई आप उसमें, मैंने कहा था ना कि जो 10th का पेपर दे रहे हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं, तो आप भर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे देखो, एसएसओ हुआ क्या, एसएसओ आईडी तो आपने रजिस्टर्ड की है ना, तो वो तो आपको आगे भी करनी होगी, आपने की होगी, आपको आगे भी काम आएगी। तो यहाँ पर आप उस पेपर देना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगर इससे पहले आ जाता है एग्जाम डेट से पहले, तो इसका मतलब आप उसमें अपियर हो सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप एक्सपीरियंस ही लेके जाओगे। ठीक है, बाकी चीजें बात की है, प्रवेश पत्र वगैरह है ना, और ये भी कुछ चीजें जो पढ़ लेना आप, नॉर्मल सी चीजें, जब आपके पास में फ्री टाइम हो तो आप इनसे एक बार गो थ्रू हो लेना। कुछ ये आपको जो ओटीआर वगैरह जब करोगे, तो ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ बातें वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको दिया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन। अच्छा, संशोधन के लिए मैं बता दूं कि स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए कि सर बाद में पूछोगे सर गलतियां होगी हमसे, अब हम क्या करें, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई आपको कोई ऑनलाइन संशोधन करवाना है तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक से 7 दिन के अंदर आप 300 रुपए ऑनलाइन, जो 300 रुपए देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ किस में नहीं होगा, फोटो हस्ताक्षर में, और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज की है, जो नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन थी उनको आप इसमें करेक्ट नहीं कर पाओगे। अदर सबको आप 300 रुपए की चार्ज देकर करेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद में संशोधन करने, और उसके बाद में आपने फिर भी नहीं किया और आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है किसी कारण, वह 7 दिन के अंदर भी आप नहीं कर पाए, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के बाद दिया जाता है हमेशा। ठीक है, उसके लिए भी एक टाइम दिया जाएगा, ये हमेशा होता है, तो ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें भाई। तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें, आपकी जो भी शंका है समाधान हो जाएगा वहां पर। उसके बाद में कुछ प्रमाण पत्र वगैरह है, जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 1 साल तक का, मतलब यहाँ पर बोल रखा है अभी तक उक्त प्रमाण पत्र अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व का सम्यक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, और कब तक होना चाहिए भाई, ये आपको दे रखा है उनको लाभ, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1 वर्ष तक का इसमें है। ठीक है, और उसके बाद में अगर फिर भी मान लो कोई ना बना पाए तो आप यहाँ पर उसमें शपथपत्र दे सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर लिखा है, यदि किन्हीं कारण अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या अंतिम तिथि के पश्चात जारी के प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे व्यक्ति के साथ से शपथ पत्र लिखा जावे कि अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता वो रखता था। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया होगा कि भाई 1 साल तक का ही मान्य होगा। अभी देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिया गया है कि नीचे वाली लाइन में यहाँ आ जाइए, कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, उनको एक बार बनाना है। जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बार बार इसमें बनाते रहो। क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रीमिलेयर नहीं तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो ये इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ देख सकते हैं, सारा डिटेल में इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। और फिर चलते हैं हम आगे। आगे हमने देखा कि भाई कुछ गलतियां नहीं करनी, आपको ध्यान में रखना है, इससे पहले आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बताया है कि जो पशु परिचर का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 105 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 45 क्वेश्चन होंगे।
सारा जो मतलब ये कह सकते हैं कि एक पर्सन है वो एक नंबर का ही होगा, है ना। तो 105 45 यानी 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर के ही है। 3 घंटे का टाइम है, यानी 180 मिनट्स का आपके पास में टाइम रहेगा। आपको पता है कि मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपने 4 गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन को ले बैठेंगे। मिनिमम 40% लाना जरूरी है। पेपर का लेवल 10th स्तर तक का होगा। ये आपके पास में सिलेबस है, डिटेल में आप देख सकते हो। पार्ट ए में राजस्थान राज्य के संबंधित कुछ चीजें पूछी जाएगी, जिसमें दैनिक विज्ञान भी है, गणित भी है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं प्रश्नों की संख्या पार्ट बी में। तो इसमें पशुपालन से संबंधित कुछ आपको ये पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। बाकी जानकारी ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को आप रेगुलर देखते रहिएगा, उसमें सारी जानकारी हम टाइमली वहां पर दे देंगे। दोस्तों ये थी वैकेंसी पशु परिचर की, एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी। आई होप जितने भी आपके कंफ्यूजन थे तो मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिए होंगे। तो अब जल्दी से बिना किसी लेट लतीफी के जल्दी से फॉर्म को जो ही स्टार्ट हो तब उसी दिन ही फिल कर देना, अपनी तैयारी में जुट जाना। और उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे और नो डाउट सक्सेस भी होगे। तो मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।